बुंदेलखंड देश का वो इलाका है जहां पर कि 10 से 15 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी यहां पर बात होती है तो सिंचाई का पानी नहीं है। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। महिलाओं का आधा आधा दिन कभी कभार पानी जुटाने में ही अपने घर के लिए निकल जाता था और तमाम ऐसी खबरें आती थी कि किस तरह से यहां पर पानी पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत लोगों को करनी पड़ती थी, सरकारों को करनी पड़ती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच फंसकर यहां की जनता रह गई और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बन के रह गया। लेकिन चुनावी मुद्दे से उठकर हमारे पास जो खास पैनल मौजूद है, इनसे हम चर्चा करते हैं कि वाकई में आखिर अब हकीकत क्या है, क्योंकि इस चुनाव में बुंदेलखंड में सिर्फ यही नारा लगाया जा रहा है कि बदलाव आ चुका है, पलायन रुक चुका है और पानी ही पानी होगा आने वाले कुछ समय में बुंदेलखंड में। सच्चाई क्या है, शुरुआत हम भाजपा की तरफ से ही करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में, क्योंकि बीजेपी का नारा यह है कि अब यहां पर पानी घर घर पहुंच चुका है और खासकर पलायन जिसको मुद्दा बनाया जाता था इस एरिया में, वो अब बंद हो चुका है। आपने इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है, आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले इस प्रदेश की जनता से और देश की जनता से वो एक भ्रम की स्थिति दूर करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड को लेकर के जब भी बुंदेलखंड का नाम आता है तो एक बड़े भ्रम की स्थिति है, लोगों के अंदर एक चित्र उभर के आता है। बुंदेलखंड माने दीनहीन क्षेत्र, कमजोर क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां कोई विकास नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बुंदेलखंड प्राकृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रदेश की नहीं देश की एक समृद्धशाली क्षेत्र है। जबकि अगर यहाँ पर कोई समस्या रही तो वो ये रही कि स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र की जो भी सरकारें रहीं, इस क्षेत्र में जो नेतृत्व रहा नेताओं का, उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था, उनके अंदर कोई प्लानिंग नहीं थी, उनकी बुंदेलखंड के साथ संवेदनाएं नहीं जुड़ी थी। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आपका विषय है पानी। आप ही ने प्रारंभ किया कि बुंदेलखंड में 10 से 15 नदियां बहती हैं। तो फिर अगर 10 से 15 नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियों वाला ये क्षेत्र है, तो पानी की कमी कैसे? कहीं ना कहीं पानी की कमी इसलिए है ना, क्योंकि इसके रख रखाव में प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई, इसकी चिंता नहीं की गई। हमारे बगल में एक जिला है ललितपुर जिला, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा वहां पर डैम है। हमारा बुंदेलखंड जिस प्रकार से यहाँ के पूर्वजों ने यहाँ पर जिस प्रकार की पानी की व्यवस्था की थी, शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगी। हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पर आपको बड़े बड़े तालाब मिल जाएंगे जो बांध के बराबर हैं। उन तालाबों पर कब्जा करने का काम किया गया, उनका संरक्षण करने का काम होना चाहिए था। उसके द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो पहले से थी। ठीक है, उसको सुदृढ़ करने का काम नहीं किया गया। अगर ये किया गया होता तो आज बुंदेलखंड की स्थिति कुछ और होती। आज हम बुंदेलखंड को पलायन के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बुंदेलखंड प्राकृतिक रूप से यहाँ पर खनिज संपदा, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं, पहला पानी और वहां की प्राकृतिक स्थिति। दोनों ही दृष्टि से यह धन्य धान्य क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र का नाम पहले हम दशानन के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। और एक मिनट में दूसरी बात ये, और दूसरा खनिज संपदा की दृष्टि से पर्वत पहाड़ों वाला क्षेत्र, जहां ग्रेनाइट है, यूरेनियम है, सोने की खदानें हैं। फिर कौन से कारण हैं कि हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा रह गया? ठीक है, फिर कौन से कारण है कि यहाँ से पलायन होता है? 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उससे पहले एक मिनट में बस खत्म करेंगे। फिर हम चाहेंगे कि अच्छी बात, चूंकि ये बात हम आपके माध्यम से देश से पूरे पहुंचा रहे हैं। सारा समय आप लेंगे तो मुझे बाकी 4 और लोगों से बात, तो बस इतना कहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब
पहली बार इस बुंदेलखंड की वास्तविकता में ईमानदारी के साथ चिंता शुरू हुई और माननीय योगी जी की सरकार ने उस चिंता को एक बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। अच्छा, मैं आपके पास आती हूं अभी राशि जी, लेकिन मैं पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इन्होंने जिक्र किया और इन्होंने सवाल ये खड़ा किया बीजेपी की तरफ से कि आखिर क्या वजह रह गई कि इस जगह के बारे में सिर्फ पिछड़ेपन की बात होती है। तस्वीरें वो भी सामने आई जब समाजवादी पार्टी की आपके यहां पर सरकार थी और दिल्ली से जब ट्रेन भेजी गई पानी को लेकर, तो आपने कह दिया, जो तस्वीरें दिखाई सोशल मीडिया ट्विटर पर, कि यहां पर तो हर घर में पानी है, हर जगह पानी है, जिसको लेकर आपकी सरकार पे उस वक्त काफी सवाल खड़े हुए। आप ये मानते हैं कि हाँ, पानी की मुश्किल खत्म हो चुकी है? आज आप देख रहे हैं, चलिए बोलिए। आज आप देख रहे हैं कि 7 साल की सरकार की। ऑडियो ऑन कर लीजिए उसको। हेलो, हाँ जी बोलिए। आज आप देख रहे हैं कि 7 साल की सरकार इनकी केंद्र की हो गई है, 5 साल की सरकार इनकी उत्तर प्रदेश की हो गई है। 7 साल और 5 सालों को अगर मिला लेंगे तो इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। जहाँ तक हमारी सरकार की बात थी, इसी बुंदेलखंड में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तालाबों को खुदवाने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ये पानी के ऊपर क्या बोलेंगे, ये जुझारपुरा डैम जो बन रहा है, इसको जांच के नाम पे पिछले 5 साल से रोके पड़े हैं। क्या इतनी कमजोर सरकार थी कि 5 साल में इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई? ये विषय पानी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड नहीं। मैं आखिर अगर मुझे आप अपनी बात रखने के लिए मौका नहीं देंगे, यदि आप भी उस तरीके का व्यवहार करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सवाल जो आपसे था उसका जवाब पहले दे दीजिए। मैं भी तो डैम पे बात कर रहा हूँ, पानी पे तो बात कर रहा हूँ। आखिर मैं वही आपसे कह रही हूँ, जो तस्वीरें 5 साल पहले आपकी सरकार की तरफ से आई, आपने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि 5 साल पहले ही पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। ये मैं जानना चाहती हूँ, आप क्या? आखिर हमारी सरकार में तो जुझारपुरा डैम बन रहा था। अगर हमने ये पानी की सुविधा चालू नहीं की होती, पानी की व्यवस्था चालू नहीं की होती, तो हम क्यों जुझारपुरा का डैम का बात करते? इसलिए हम, इनकी जब सरकार थी, केवल ये झूठे तरीके से ट्रेन भेज देना। आखिर उस ट्रेन में एक फोटोग्राफर जो फोटो खींच रहा था, उसकी डेथ उस स्टेशन पे हुई थी कि नहीं हुई थी? ये भी तो देखा भारत ने, नहीं देखा? आखिर किस तरीके से मुद्दे को भटकाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इनकी कोशिश होती है, हमेशा कोशिश होती है कि मुद्दों को भटकाया जाए। आज बुंदेलखंड में खाद के लिए किसान ललितपुर में मरे कि नहीं मरे? आप बता दीजिए, नहीं मरे हो? ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कोशिश की है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो नौजवान का मामला हो, महिलाओं का मामला हो या बेरोजगारों का मामला हो। जब कोई चीज अगर अपने अधिकारों के लिए कोई मांगेगा, आखिर अभी का मामला है इलाहाबाद में किसने लाठियां भाजी? ठीक है महेश जी, मेरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होती है कि मुद्दों को भटका दें और ताकि मुद्दों पर चुनाव ना हो। मेरी कोशिश है कि ये जो विषय है, ये इतना संवेदनशील विषय है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा विषय है, उनके दर्द को बयां करता हुआ विषय है। इसको मैं राजनीति से बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आप थोड़ा सा इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ पानी पर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। राशि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। केंद्र में, क्योंकि आपकी ये बात कहते हैं तो शायद अच्छा लगता, मैं उनके पास भी आऊंगी, मैं उनके पास भी आऊंगी। और तो महिलाओं की साड़ी इसी सरकार में खींची जाती है। सर, आप कहां से कहां मुद्दे को ले जा रहे हैं? मैं क्या विषय पर आना चाहती हूँ और आप महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है। मैं राशि जी से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। राशि जी, महिला होने के नाते पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने यहाँ की महिलाओं का क्या दर्द समझा है? आपकी सरकार ने या आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जब यहाँ पर आती हैं, क्या वो पानी के मुद्दे पर किसी महिला के घर गई और उन्होंने जानने की कोशिश की कि अब स्थिति में क्या बदलाव आया है? हाँ, सबसे पहले तो सभी जनन को यहाँ राम राम। अभी दोनों ही पार्टी के लोगों ने अपना पक्ष रखा, तो पहले मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड पूरे जगत में वीरता के लिए प्रख्यात है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और पानी की परेशानियों से अभी भी जूझ रहे हैं। हम आज़ादी के इतने वर्षों आगे निकल आए हैं, परंतु यहाँ की गरीबी अभी तक दूर नहीं हुई है। पानी की परेशानी तो ना ही इन्होंने दूर करी है, ना ही किसी सरकार ने करने का सोचा है। बुंदेलखंड, जो कि यहाँ के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, और यहाँ पे बांदा जिले के एक बहुत ही बुंदेलखंड में एक कहावत को जन्म दिया, गगरी ना फूटे बलम मर जाए।
आप समझ सकती है इस कहावत में कितना संवेदनशील एक महिला कह रही है कि गगरी ना फूटे भले ही उसका बलम मर जाए। तो आप यहाँ की पानी की समस्या तो इसी कहावत से जान सकते हैं। यहाँ इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, ऐसा विकास करेंगे, ये विकास करेंगे, तालाबों का गहरीकरण करेंगे, परंतु आज तक ना इन्होंने बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है इस मुद्दे को उठा देते हैं। मैं राजनीति से अलावा इसके बात उठाऊं, इन्होंने बेतवा केन की बात करी है, तो बेतवा जो कि जमीन से 60 या 70 मीटर ऊपर है और जो कि केन जो 70 मीटर नीचे है, इन्होंने उसको लिंक करने की बात करी है। कैसे करेंगे लिंक? केन का पानी वेतवा में लाने की बात करी है और यहाँ के क्षेत्र में पानी नहीं है। ग्राउंड वाटर, जैसे कि गर्मी आती जा रही है, ग्राउंड वाटर सूखता जा रहा है, इनके पास प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं है। केवल और केवल जुमलेबाज सरकार है। आप यहाँ लक्ष्मी तालाब की बात कीजिए, अब झांसी में आई है, बुंदेलखंड की पानी की समस्या की बात कर रही है। लक्ष्मी तालाब जो यहाँ का मशहूर तालाब हुआ करता था, चंदेला पीरियड में काफी तालाब बनाए गए, गहरीकरण किया गया। हमारी जब 32 साल पहले सरकार थी तब भी बहुत काम किया गया था। अभी पिछले 32 साल से ना ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने कोई कदम उठाया, ना ही। जी ठीक है, आपने बताया, क्योंकि इस पर शायद बहुत अच्छे ढंग से संजय जी बता पाएंगे क्योंकि वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। लेकिन संजय जी आपके पास मैं आऊं इससे पहले मैं एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भूपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, आपकी नेत्री मायावती बहन जी की तरफ से तो ये बात बार बार की गई थी पहले जब उनकी सरकार थी, वो चाहती थी कि बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाए और उनका ये मानना था कि यहाँ की ये जो तमाम समस्याएं हैं इसका निदान एकमात्र यही है कि अलग राज्य की स्थापना हो। केंद्र में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी। आपको लगता है कि सिर्फ समस्या यही है, अलग राज्य ना बनना, या फिर समस्या कहीं और है? क्योंकि आपकी तरफ से भी सिर्फ बयानबाजी उस टाइम पर की गई थी लेकिन हल कुछ निकल नहीं पाया था। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उन्होंने भी छोटे छोटे राज्यों के लिए कहा था कि हम छोटे छोटे राज्य बनाना चाहते हैं और उन राज्यों से ज़्यादा विकास होगा। हमारे 2014 के चुनाव में यहाँ से केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती झांसी से सांसद चुनी गई और उन्होंने यहाँ पर वादा किया था झांसी की जनता से, देवतुल्य जनता से, कि 3 साल के अंदर राम राजा सरकार यहाँ के राजा होंगे और 3 साल पूरे होने तक बुंदेलखंड राज्य बनेगा। और निश्चित ही अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाता तो यहाँ का विकास बहुत ही तेजी से होता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में, जब 2007 से लेकर 2012 तक की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तो उन्होंने 4 राज्यों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। हाँ। यहाँ से पारित कराकर भेजा था और केंद्र पर सरकार के पास वो समय था कि वो 4 राज्यों का प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराकर। आप ये मान रहे हैं कि वही एक जड़ है इस पूरी समस्या की? सिर्फ पूरी समस्या की जड़ एक तो राज्य न बनना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और हाँ। जड़ भी है। और हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष में 54 वर्ष कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश में रही और देश में भी रही। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समय मिला, बहुजन समाज पार्टी को छोटे छोटे समय में, पहले 4 महीने 17 दिन का समय मिला, उसके बाद 6 महीने का समय मिला, फिर 15 महीने का समय मिला, उसके बाद 5 साल का पूरा समय बहन कुमारी मायावती जी को मिला। और जितना विकास हो सकता था उत्तर प्रदेश का उतना विकास उन्होंने किया है। और विकास का मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो लखनऊ विकास का मॉडल है और उन्होंने लखनऊ में जिस प्रकार से विकास हुआ है। और ये सवाल एक्चुअली आपने अपना इस सवाल का जवाब सीधे ही दे दिया कि लखनऊ विकास का मॉडल है, बात बुंदेलखंड के विकास की है। और यही तो दुख की बात है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि विकास यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाया था अब तक, जो अब कम से कम इनका मानना है, जैसा कि बीजेपी का दावा शुरू हो रहा है। मैं 1 मिनट संजय जी के पास मैं 1 मिनट जाना चाहूंगी। केवल इनकी विकास की बात आती है और वहीं तब जाती है। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म की राजनीति करेंगे, मुद्दों की बात ही नहीं करनी है। बुंदेलखंड में यह सबसे ज्यादा सीटें जीती थी इन्होंने, परंतु बुंदेलखंड का विकास तो दूर दूर, बुंदेलखंड की बात ही भूल जाते हैं। चुनाव तक आते आते इनके विकास के मुद्दे खत्म, चुनाव खत्म होती है, विकास को टाटा बाय बाय कर दीजिए। आपकी कुछ बातों का जवाब दे दें। एक तो मैंने जब बात अपने प्रारंभ की थी यहीं से की थी कि बुंदेलखंड हमारा गरीब क्षेत्र नहीं है। आपने फिर भी बुंदेलखंड को गरीब कह करके संबोधित किया, जबकि ऐसा नहीं। दूसरा, आपने कहा ये सर्वे हुआ है, ये मैं बलम मर जाए, चाहे गगरी ना फूटे, ना गगरी फूटेगी
और ना बलम मरेगा। आपने घर अब फोड़ दिए लोगों भारतीय के। जनता पार्टी 9,000 करोड़ की बुंदेलखंड के हर गांव और शहर के हर घर के लिए शुद्ध जल पेयजल की योजना लाई है। अब हमारी माताओं बहनों पहले को, आप पक्की सड़क महिलाओं तो को बना लीजिए, तब घर आप के पानी लाने बाहर की बात कीजिए। कहीं भी पानी लेने के अच्छा, ठीक लिए है। नहीं एक जाना। एक मिनट संजय जी को पानी भी के आप लिए चर्चा नहीं जाना करें। पड़ेगा। आप एक मिनट बात हो जाने लाना दीजिए। और शिलान्यास करना। पानी के लिए उनको भाजपा कहीं नहीं जाना सरकार पड़ेगा। केवल और केवल फीते महिलाओं काट रही है। महिलाओं का सम्मान भी होगा। वो हमने चुनाव और में देख लिया। जो 60 साल में नहीं हुआ, ये काम हर नहीं घर किया। को शुद्ध हमने जल सिर्फ फीते पीने के काटे लिए हैं। मिलने वाला ठीक है। है। ये हम सबके देख दावे रहे हैं। सबके कई दावे जगह पहुंच सबके भी दावे गया है। अपनी जगह है, बिल्कुल। और उनके एक बात दावे और जो खोखले आपने हैं, कही उनके थी, मुद्दे खोखले हैं, विजन ही प्रदीप नहीं है जी, भाजपा संजय सरकार जी का से एक कोई। सवाल मैं पूछ लेती हूँ, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। संजय जी थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर, इस कॉज को लेकर काफी समय से काम करते रहे हैं। संजय जी, अगर हम भाजपा की बात करें, क्योंकि सत्ता में भाजपा इसलिए बार बार बीजेपी की बात करनी पड़ रही है, वो अपने तमाम मुद्दे जो इस जगहों पर गिना रहे हैं, उनका यही मानना है कि पलायन काफी रुका है, क्योंकि जल हर घर पहुंच रहा है। और आज ही जो रिकॉर्ड आया है, 9 करोड़ घरों तक अगर पीने का साफ पानी पहुंच रहा है, बच्चों को एक घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, तो ये आपको लगता है इस इलाके के लिए भी खुशनुमा तस्वीर है जो बदली है कुछ हद तक, या स्थिति जस की तस है, जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है? मैं सबसे पहले तो दूरदर्शन को और आपको व्यक्तिगत तौर पे कि इतनी अच्छी चर्चा को आप एंकर कर रहे हैं। बुंदेलखंड का सवाल दरअसल ये है कि जब पानी और आजीविका और इन गंभीर विषयों पे चर्चा होती है तो राजनीतिक लोग इतने ज़्यादा उस मुद्दे को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। दरअसल बुंदेलखंड एक अपने तरह का एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बसा इलाका है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। और उसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई सरकार किसी भी दल की हो, चाहे कितनी भी दलीलें दे, लेकिन हकीकत जो है उसको कोई छिपा नहीं सकता। हाँ। परिस्थिति जो है वो ये है कि बुंदेलखंड 2000 से लेके और 2021 अभी खत्म हुआ, हम फरवरी में बैठे हैं। हाँ। पिछले 20 सालों में 13 साल यहाँ सूखे के रहे हैं। इस साल ही अगर हम बात करें 2021 में हमारा मानसून लेट आया और मानसून के कारण खरीफ की फसल पूरी तरह से चौपट हुई। तो मैं ये यहाँ पे मानता हूँ कि ये पूरे एक तरह से जो दुनिया के वर्नेबिलिटी के जो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त इलाके हैं उनमें से एक इलाका है। जरा भी यहाँ पे परिस्थिति एग्रो क्लाइमेटिक चेंज होती है, हालत खराब होती है। जमीनी हकीकत यह है कि पिछले वर्षों में जिन दलों की पिछले 20 सालों में सरकार रही हो, बुंदेलखंड की गरीबी अभी भी बढ़ी है। कोई भी अगर ये दावा कर सकता है तो मैं उसके साथ में पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि कहीं पे भी अगर इंडेक्स के आधार पर अगर बुंदेलखंड को देखेंगे, देश के 51 जो सबसे गरीब राज्य हैं उसमें बुंदेलखंड के 2 जिले हैं। आप कहां की बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देखिए आप कहां पे खड़े हैं। अगर हमें झूठ बोलना ही है, चाहे कोई भी दल हो, जो भी दल होता, वही ये कहता हमने बुंदेलखंड के लिए ये कर दिया, हमने बुंदेलखंड के लिए ये कर दिया। आज बुंदेलखंड में समस्या ये देखिए, चाहे बुंदेलखंड पैकेज रहा हो और 9000 चंदेलकालीन तालाब। संजय जी, मैं एक इसी में जोड़ना चाहूंगी, एक सेकंड। जो आप बात कह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है कि शुरुआत हो रही है? ऐसा लग रहा है आपको? देखिएगा, क्योंकि जो परियोजना दिखाई जा रही है, खासकर प्रधानमंत्री। मैं एक चीज में धन्यवाद देना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में जिस तरह के प्रयास अभी शुरू हैं, अगर वो ईमानदारी से लागू किए गए, एक होप तो है मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर भी एक होप है कि काश बुंदेलखंड में 2024 तक पानी मिल जाएगा, ये उम्मीद तो है। लेकिन इसमें भी 2 बड़े सवाल हैं कि जैसे बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार हुआ था, उसी तरह की आशंका बहुत प्रबल है। जिस तरह की कंपनियां काम कर रही, नॉन टेक्निकल ढंग से लाइन डाली जा रही है और जिस तरह से डीपीआर बनाए जा रहे हैं, ये तमाम तरह के इश्यूज हैं। और उस तरह से जो जन सहभागिता का जो सवाल है वो कहीं पे भी नहीं, किसी भी जगह पे इस तरह की की बात को मैंने कहा है कि खनिज संपदा से संपन्न, जल से संपन्न, वर्षा जल से संपन्न, नदियों से संपन्न, तालाबों से संपन्न, फिर इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी क्यों रही? नहीं, उन्होंने जो इसके आंकड़ा लिए दिया है, वही तो मैंने बताया ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी सरकार आने के बाद ईमानदारी से जो प्रयास होने चाहिए थे वो आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? केन बेतवा योजना, केन बेतवा योजना, कौन है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, माननीय देखिए, विषय को भटकाइए नहीं, जिस पे बात हो रही है। नहीं, जिम्मेदार कौन है? बोलने दीजिए, आप जब बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगा। जो प्रयास होने चाहिए थे बुंदेलखंड के लिए पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए,
दो प्रकार की पानी की आवश्यकताएं होती हैं। एक, हर खेत को पानी कैसे मिले, और एक, हर घर को शुद्ध जल कैसे मिले। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 44,000 की केन बेतवा लिंक परियोजना हम लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। और दूसरा, पीने के लिए शुद्ध जल हर घर को पहुंचने वाला है। ये दोनों काम प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत जगह उसके लाभ भी पहुंचने लगे हैं, देखने भी मिल रहा है। लेकिन अगर कोई, और एक बात अभी आपने कही थी, इससे पहले भी आपका जो चल रहा था डिबेट, उसमें भी कही जा रही थी, हमारे कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि 7,500 करोड़ का पैकेज दिया गया। फिर कहा गया केंद्र सरकार ने दिया, प्रदेश में सरकार किसी और की थी, किसने उपयोग किया? उस 7,000 करोड़ का उपयोग उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसी वहां पर मंडियां बना दी गई, और उनको उसका क्या हुआ? वहां पे भूसाघर खुल गए, भैंसे चराई जाने लगी। चलिए ठीक है, सत्ताधारी महेश जी, ठीक है, अगर मुझे बोलने दें तो क्षेत्र का चर्चा को वोट में ऐसे लोगों के हाथ 7,000 नहीं, 200 करोड़, 200 करोड़। पहले मैं करेक्ट कर दूं, केन बेतवा लिंक जोड़ेंगे कैसे? आप केन का पानी बेतवा में कैसे लाएंगे? केन बेतवा वाली बात और बता दें। पानी बेतवा में अब झूठ, आगे झूठ, किसी की बात समझ नहीं आएगी अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे। आपने केन बेतवा की बात करी, आप केन का पानी बेतवा में कैसे लाएंगे? उसका जवाब दीजिए। पहली बार, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, यहाँ झांसी में। बहुत अच्छी बात झांसी की बात, झांसी में आप एक मिनट, आपको मौका दिया था, आप कर रहे हैं। एक सेकंड, आप ज्यादा दूर मत जाइए। झांसी में लक्ष्मी तालाब की बात करिए। कॉरिडोर में क्या हुआ, ये सब जनता देख रही है, बुंदेलखंड की जनता देख रही है। महेश जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ, जोड़ने की बात कर रहे हैं, नाली तो खुदवा नहीं पाए। केवल झूठ, केवल झूठ। जवाब दीजिए। एक सेकंड, आपने कहा आपको मौका कि मिल चुका है। केन और बेतवा लिंक कैसे होगी, कैसे ये नदियां जोड़ी जाएंगी? ये तो एक चीज बता, 44,000 करोड़, जवाब तो 44,000 करोड़ की योजना है। जवाब सुन लीजिए, कसम नहीं खाई थी कि जवाब सुन लीजिए, आपकी बात समझ नहीं आएगा। जवाब तो सुन लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, आपने कोई आरोप लगाया तो जवाब सुन लीजिए। सांसद ने केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कसम खाई थी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। इस क्षेत्र की जनता देख रही है। पहले 2017 में जवाब दिया था, फिर 2022 में जवाब देने को उत्तर तैयार है। प्रदेश की जनता अब आपसे उत्तर मांग रही है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप ही का उत्तर दे रहे हैं। 10 मार्च को आपको उत्तर मिल जाएगा। केन बेतवा परियोजना जो जोड़ने की आई है, 44,000 करोड़ रुपए की है। कितने खेतों को पानी पहुंचने वाला है, कितनी नहरें हमारे डैमों को भरने वाली हैं, एक एक चीज का वर्णन उसमें दिया गया है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलने वाली थी, 5-7 साल आपने नौकरी खा ली, पानी खा लिया, साड़ों को छुट्टा छोड़ दिया किसानों को मारने के लिए। ये करेंगे आपका। आप बताओ, आपने वादा किया था कि नहीं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेंगे? आपने वादा किया था कि नहीं? राशि जी, महेश जी, एक सेकंड सुनिए, आपकी आवाज को समझ नहीं आ रही है। माइक नीचे कीजिए, माइक थोड़ा नीचे कीजिए। भाजपा की अभी केवल आपको समझ दिए जाएगा, हमारी सबको कांग्रेस समय की मिलना नेत्री चाहिए। कह रही हैं कि लिंक, ये परियोजना कैसे जुड़ेगी? प्रदीप जी, 44,000 करोड़ की भारत नहीं, सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो योजना बनाई है, आप उस पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आप वैज्ञानिकों को प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आपको इसका मतलब कोई भी केवल पैसा खाया है, अतिक्रमण करवाया, यही कांग्रेस करती रही। ठीक है, प्रदीप, अब जनता आपको मौका नहीं देने वाली, इसके लिए हमें मौका अब तो जनता कमल के फूल पर मेरा एक सवाल महेश जी से जरा मैं पूछ लूं। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबरदस्ती प्रचारित किया जा रहा है कि जनता कमल के बटन बिल्कुल पर सही कह रहे हैं महेश दबाकर जी, उसको जिताना चाह रही है, मगर ऐसा नहीं है। जनता के मन में एक ऊब है, एक टीस है, एक डर है। जनता के मन में एक डर पैदा कर दिया गया है, एक भय पैदा कर दिया गया है कि यदि आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो आपको केस में फंसा दिया जाएगा, आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। ये जनता के साथ छल कपट है। जब तक समझ नहीं आ रहा है
कि जब आप क्या तक बोल रहे धरातल हैं। पर वो योजनाएं नहीं उतरेंगी तब तक किसी का भला होने वाला चलिए, नहीं ठीक है, है। लेकिन उतरेंगी कब? हमें आपने पानी की बोला जरूरत था, आज है, सबसे पहले लेकिन ये योजना बनी है तो 20 साल बाद मुझे बहुत ही दुख है कि जल जैसा, पानी जैसा मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पानी जैसे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात होगी, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा आप लोग राजनीति इस मुद्दे पर कर रहे हैं। आम जनता क्या सोचेगी कि पानी जिस मुद्दे की बात हम करना चाहते थे, एक डिबेट करना चाहते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पानी के लिए परेशान है। जब लोग सुबह उठकर रात में 2 बजे नल आते हैं और आध घंटे में नल चले जाते हैं, क्या करेंगे लोग? तो नल से पानी आने लगा है? जहां पर हैंड आप पाइप ये- नहीं है, जहां पर आप ये कह रहे हैं? पानी है नहीं, वहां पर क्या करेंगे लोग? ठीक है, मैं महेश जी से एक, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है बात करने के लिए और बताने के लिए। एक सवाल बहुत देर से मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि लगातार जो रैलियां इस इलाके में हो रही हैं उसमें आपकी पार्टी पे लगातार ये आरोप हर नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, वो लगा रही है। एक जवाब सीधे सीधे दीजिएगा, इधर डाइवर्ट या उधर डाइवर्ट मत करिएगा। जब आपकी यहाँ पर सरकार थी 5 साल पहले, और अब जब आपके अखिलेश यादव यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं तमाम मुद्दों का, तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और उस वक्त आरोप ये लगे कि केंद्र से जो बुंदेलखंड के लिए पैसा भेजा गया, वो पैसा आपकी पार्टी के लोगों ने, जो भी चट्टे बट्टे थे या जो भी लोग थे, उन्होंने हड़प लिया। इसका क्या जवाब है? क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं चाहती थी कि सिर्फ पानी पे बात करें, लेकिन भ्रष्टाचार अब एक मुद्दा आ गया है सामने। चलिए आप मुझे पूरा समय देंगे आप? हाँ ठीक? बोलिए जी। आपने कहा कि हमारी सरकार थी, आपकी 5 साल से सरकार है, हमने भ्रष्टाचार किया था, तो आप बताओ झांसी के कितने नेताओं के खिलाफ एफआईआर की आपने? बताइए आप। केवल मुद्दों को भटकाना भाजपा का काम है और कोई काम नहीं है। ये केवल और केवल आज जरूरत है लोगों को रोजगार की, आज जरूरत है महिलाओं को सुरक्षा की, लोगों को जरूरत, किसान को जरूरत है खाद की और पानी की, उस पर बात नहीं करेंगे। और ये चुनाव में बड़ा इत्तेफाक है, कोई हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आ जाता है और जिन्ना आ जाता है। गजब भाजपा है, गजब चरित्र है। अभी ये मुद्दों कौन, पे अभी इस मुद्दे को कौन उठा रहा है? नहीं, वही बता रहा हूं। हाँ। इनसे ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि 2014 में देश के प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप भी पूछ लीजिए, अगर सवाल का जवाब दे दें आप। नहीं पूछेंगे। आपने कहा था कि महिला सुरक्षा यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आखिर अभी ये बताइए, महिलाओं की साड़ी छीनने वाले और आधी रात को महिला दलित बेटी को जलाने वाले, देखिए फिर हम भटक रहे हैं, कौन फिर हम है? भटक रहे नहीं, हैं। ऑडियंस से मैं मुद्दे पे कहूंगी नहीं। कि एक सवाल ऑडियंस, और अब एक ऑडियंस में सवाल जाना और पड़ेगा। है। महेश जी, आप अभी लगातार एक डाइवर्ट कर रहे हैं पत्रकार- सवालों एक को। पत्रकार मेरा ये कह सीधा रहे थे सवाल कि जो मैं तो होता 7 है, साल गुजरात आपको गया था। जवाब ही नहीं देना। मैं ऑडियंस के 15 पास साल जाना से चाहूंगी। एक गुजरात सवाल जा आप रहा हूं, पूछिए। मेरी ससुराल है अच्छा गुजरात ठीक है, में। सवाल सुन लीजिए। मेरी ससुराल है, मैं अरे 15 साल सवाल से सुन गुजरात लीजिए। जा रहा हूँ। मैंने महेश जी, गुजरात पहले भी देखा है। गुजरात एक चीज में नंबर 1 है, देश के लोगों का, गरीबों का पैसा खा के अब आप गुजरात भागने पहुंच वाले गए। अधिकतर गुजराती हैं। अब आप गुजरात इसमें पहुंच गुजरात गए। नंबर 1 हो सकता है, लेकिन और किसी चीज में बुंदेलखंड उत्तर गुजरात प्रदेश नंबर से 1 नहीं है। आप पहुंच गए। चलिए एक सवाल वहां से आ रहा है, पूछते अभी हैं। एक एक भ्रष्टाचार सेकंड, को सवाल सुनने दीजिए। इन्होंने कहा कि सवाल कितने सुनने एफआईआर दीजिए। हुए, हो गया। इन्होंने कहा कितने एफआईआर हुए। भ्रष्टाचार एफआईआर पैमाना है उसका। प्रदीप जी चलिए अब सवाल सुन लेते हैं, मेरा बताइए। नाम डॉक्टर आर के खरे है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई सरावगी जी यहाँ पर विराजमान हैं। भाई साहब, अभी चुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी यदि आती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और मेरी झांसी की जनता भी जानना चाहती है कि ये पहुज नदी है, इतनी गंदी है, 5 साल में सफाई नहीं हो पाई। अब आप फिर से दोबारा अगर जीत करके आते हैं तो कृपया इस पर बहुत अच्छा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी हार्ट ऑफ सिटी का मामला है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप जो है फिर से दोबारा नदियों को सुरक्षित रखना और नदियों का संरक्षण, नदियां शुद्ध हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पहुंच नहीं, इस बुंदेलखंड की सारी नदियां शुद्ध होंगी और उनका संरक्षण किया जाएगा। इससे पहले इन पर जो कब्जे होते थे वो अब बंद हो चुका है। कोई एक सवाल और मैं लूंगी जी, बताएं। हाँ जी, वहां से आ रहा है सवाल, ठीक है आप मेरा एक पूछिए। भाजपा के हमारे भाई हैं, अरे उनसे भी पूछ लीजिए, वो बहुत ही उत्सुक है वो जवाब देने के लिए। उनसे भी पूछ लेंगे, वो भी दे सकते हैं जवाब और भाजपा के प्रवक्ता भी जी। दे सकते हैं जवाब। अभी एक मंत्री जी यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हमने एक 2017 के बाद एक योजना लाए हम वाटर हार्वेस्टिंग की,
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो योजना 17 में लागू हुई, उससे बुंदेलखंड का जल स्तर कितना उठा, कितने फीट उठा? दूसरा सवाल, मेरी बात सुनिए, अभी भाई ने कहा कि 44,000 करोड़ की योजना बेतवा केन लिंक के प्रोजेक्ट की, उसमें 44,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी एक 2014 के बाद बनाया था, उसमें इन्होंने कितना खर्चा किया और उसके बाद उसमें कितनी सफाई हुई? मेरा सवाल डिटेल है आपके पास? ये आपकी डिटेल वाली बात है, ये टेक्निकल वाली बात है, लेकिन जहां तक स्वच्छता और सफाई वाली बात है वो आपको काशी में भी दिखाई दे रहा है और हरिद्वार में भी दिखाई दे रहा है। इस पूरे प्रदेश की जनता दिख रही है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। हो सकता हमारे पास आंकड़े ना हो, आप बीच में, हो सकता हमारे पास आंकड़े ना हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है कितनी शुद्धता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ तो आंकड़े है, जिस पर लगता है कि बहस नहीं होगी क्योंकि लोगों के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा बातें हैं। मैं चाहती थी कि कुछ निकल कर सामने आए, लेकिन राजनीति की भेंट ये मुद्दा चढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि जल का जो मुद्दा है उस पर राजनीति ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और अब हमारे दूसरे सेशन का वक्त हो चुका है। कितनी शुद्धता के साथ स्नान करने का मौका मिला है, ये प्रयाग की और गंगा की सफाई के ही कारण संपन्न हुआ। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर जल एक ऐसा मुद्दा था जिस पर लेकर समझ में आ रहा था कि लोगों के दिल से जुड़ा मुद्दा है, बुंदेलखंड के दिल से जुड़ा मुद्दा है और इन सभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे अलग अलग पार्टियों के, उनके पास भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए लगता है बहुत कुछ है, समय की बाधा है और इसीलिए मुझे अपने इस सेशन को यहीं पर ही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे हमारे मेहमान खास इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।